बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 मई है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर आज होने वाली 14वीं समाअत का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की एक ख़ास बात तो ये रही कि काफ लीग के वकील एडवोकेट अज़हर सदीक़, जिन्होंने अपने तई बड़े अच्छे दलाइल दिए, उन्होंने 20 से 25 मिनट में अपने दलाइल को समेटा। उनके दलाइल का जैसे ही इख्तिताम हुआ तो 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार के वकील मंसूर अवान को दलाइल देने का मौका दिया गया। और जब मंसूर अवान दलाइल दे रहे थे तो उनके दलाइल के दौरान उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि जब जज साहबान के सवालात के सामने मंसूर अवान के दलाइल कम पड़ गए, यानी वकील मंसूर अवान के दलाइल कम थे और जब वो दलाइल दे रहे थे तो जज साहबान ने 5 रुकनी बेंच के जजेस ने मंसूर अवान पर सवालात की बौछार कर दी। और तीसरी डेवलपमेंट आज की अदालती कार्रवाई में ये देखी गई कि नए अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ जो है वो 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। अशतर असाफ और बेंच के जज साहबान के दरमियान क्या मुकालमा हुआ है और अशतर असाफ ने आज 5 रुकनी बेंच को क्या यकीन दहानी कराई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाजरीन 12 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो काफ लीग के वकील एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने अपने दलाइल का आगाज़ इस बात से किया कि आर्टिकल 63A का मकसद ये था कि अरकान पार्लिमान को इनहराफ से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अरकान के इनहराफ को रोकने के लिए आइन में कई तरामीम की गई। अज़हर सदीक़ ने कहा कि 16 अप्रैल को PTI के अरकान ने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया। अज़हर सदीक़ ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। अज़हर सदीक़ के जो कि काफ लीग के वकील हैं, उन्होंने 5 मई का एक अखबारी आर्टिकल का हवाला भी अदालत के सामने पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने अज़हर सदीक़ से ये पूछा कि आप जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं ये किस तारीख़ को छपा है और किस राइटर की जानिब से लिखा गया है। तो अज़हर सदीक़ ने अदालत को बताया कि 5 मई को ये आर्टिकल छपा है और राइटर का नाम क्या है ये कुछ देर के बाद मैं आपको बता दूंगा। और फिर अज़हर सदीक़ ने उस राइटर का नाम जो है वो बेंच को बता दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अज़हर सदीक़ को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में जिस नाहिली रेफरेंस का आप हवाला दे रहे हैं, ये 5 रुकनी बेंच जो है उस नाहिली के रेफरेंस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। चीफ साहब ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान का मामला अब इलेक्शन कमीशन की अदालत में है, वहाँ पर ज़ेर इल्तवा है। तो अज़हर सदीक़ ने कहा कि मेरा मुकदमा भी नाहिली के रेफरेंस से मुतल्लिक नहीं है। मेरा मुकदमा यह है कि दिन की रोशनी में, डे लाइट में PTI के का जो मैंडेट था उस पर डाका डाला गया, जिस पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा कि ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील आनी है, तो इस पर हम आप जो इस तरह के दलाइल दे रहे हैं तो ये मामला इलेक्शन कमीशन में प्रेजुडिस हो सकता है। और फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने अज़हर सदीक़ से ये पूछा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों ने इनहराफ किया है, आपकी जो पार्टी है यानी जो काफ लीग है उसके कुछ लोग जो है अदम एतमाद की तहरीक पर एक साइड पे थे, हुकूमत के साथ थे, कुछ लोग जो है वो अपोजिशन के साथ थे, तो काफ लीग का सरबराह इस पर खामोश क्यों है। और फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और उस तहरीक में जो हुक्मरान जमात थी उनके लोगों का भी पता नहीं कि वो किधर हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जो बलूचिस्तान की सियासी जमात है, जो हुक्मरान जमात है, वो आधी पार्टी इधर है, आधी पार्टी उधर है, और जो पार्टी का सरबराह होता है उसको मालूम होता है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे खामोश है। जिसकी चोरी हुई होती है उस पार्टी के सरबराह को हकीकत का पता होता है। इसके बाद नाजरीन अज़हर सदीक़ ने कहा कि इंडिया के शेड्यूल 10 में मुनर्रिफ अरकान के लिए D सीट का नहीं बल्कि नाहिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिस पर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने अज़हर सदीक़ से यह पूछा कि इंडिया के जिस 10 शेड्यूल का आप हवाला दे रहे हैं क्या उसमें मुनर्रिफ अरकान की नाहिली से मुतल्लिक़ कोई मयाद का जिक्र किया गया है, जिस पर अज़हर सदीक़ ने कहा कि मयाद का जिक्र इंडिया के 10 शेड्यूल में नहीं किया गया। और फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये क्यों कहते हैं कि हर सियासतदान चोर होता है, जब तक तहकीकात नहीं करते तो ऐसे बयानात क्यों। चीफ जस्टिस ने कहा अज़हर सदीक़ को मुखातिब करते हुए कि 28 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक की करारदाद को पार्लियामान से मंजूर किया गया, 31 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी थी, बहस होनी थी, ये तो सवाल पूछना चाहिए था, ये तो सवाल पूछा ही नहीं गया कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक क्यों लेके आई। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 मार्च को अरकान ने अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा किया, बहस नहीं करवाई गई, हमने तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसलिए आर्टिकल 63A की तशरीह का जो रेफरेंस है इसको सुन रहे हैं। चीफ साहब ने कहा कि मुनर्रिफ अरकान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 63A का कोई मकसद है, आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 63A को आइन के अंदर मुतारफ़ करवाया गया।
चीफ साहब ने मजीद कहा कि किसी रुकन पर लाइफ टाइम की पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना हो तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने कई पैरामीटर जो है वो तय कर दिए हैं कि कौन से मौके के ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होगा। चीफ साहब ने कहा कि आर्टिकल 63(a) के साथ आर्टिकल 62(1)(f) को क्या पढ़ सकते हैं। इनराफ एक बहुत बड़ा नासूर है, मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहक़ हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूज़िकल चलती आ रही है इसको ख़त्म होना चाहिए। अरज़ सदीक़ ने कहा कि मेरी नज़र में कानून जो है जो मुनर्रफ़ अरकान से मुतल्लिक़ है वो गैर मुअस्सर है, अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है। चीफ साहब ने कहा कि किसी को इसके गलत इक़दाम का फ़ायदा नहीं उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। चीफ साहब ने कहा कि कानून के अंदर अदालत कोई तब्दीली नहीं कर सकती। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क दिए कि इनराफ की एक सज़ा डी सीट होना है। डी सीट के साथ दूसरी सज़ा क्या हो सकती है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस है कि आपने इनराफ किया, आपको डी सीट कर दिया गया, लेकिन पेनल्टी और सज़ा क्या होगी इसका क्या तयन किया जा सकता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 63(a) को किसी दूसरे आर्टिकल के साथ मिला के पढ़ा जा सकता है। और जब ये रिमार्क्स दे रहे थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन तो अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब जो है कमरा अदालत में पहुँच गए। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सवाल ये भी है कि अगर मुनर्रफ़ अरकान को नाहिल करना है तो क्या नाहिली का तरीक़ाकार क्या होगा और क्या नाहिली के लिए कोई ट्रायल भी किसी अदालत में होगा। और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा कि अगर रिश्वत का इल्ज़ाम किसी मुनर्रफ़ अरकान पर लगाया गया है कि उसने ज़मीर का सौदा किया है, अपनी वफ़ादारी को बेचा है, तो इसके शवाहिद क्या होंगे, इसके ट्रायल का मैकेनिज़्म क्या होगा, कार्रवाई का तरीका क्या होगा, ये भी सवाल अपनी जगह पे मौजूद हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जो डिफेक्शन करता है वो बज़ाते खुद एक आइनी जुर्म है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि मुनर्रफ़ अरकान के लिए डी सूट होना कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं। अज़हर सदीक़ ने फिर अपने दलाइल में कहा कि दुख इस बात का होता है कि इतना सफ़र करने के बावजूद भी आज हम वहीं खड़े हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर कानून के मुताबिक एक्शन हो, कार्रवाई हो, तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद अज़हर सदीक़ के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील मंसूर अवान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और मंसूर अवान ने अपने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 63(a) के तहत मुनर्रफ़ रुकन का वोट शुमार होगा, क्योंकि जज साहब ने सवाल पूछा था कि क्या मुनर्रफ़ अरकान जो है उनका वोट गिनती में शुमार होगा, जिसका जवाब जो है मंसूर अवान ने दिया कि एक वोट गिनती में शुमार होगा। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फिर ये भी कहा कि मुनर्रफ़ रुकन की जो नाहली है क्या उसकी कोई मयाद हो सकती है। मंसूर अवान ने कहा कि आर्टिकल 63(a) जो है वो मुनर्रफ़ रुकन को सिर्फ डी सीट करता है। कानून साज़ों ने मुनर्रफ़ रुकन के लिए सिर्फ नाहली की सज़ा जो है वो उसका तयन किया है। जैसे मुनीब अख्तर ने उनसे फिर ये सवाल पूछा मंसूर अवान से कि रज़ा रब्बानी ने फ़ौजी अदालतों पर एतराज़ उठाया, उनके आंसू भी निकले। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एतराज़ के बावजूद रज़ा रब्बानी ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ जो वोट था वो अपनी पार्टी को दिया। रज़ा रब्बानी ने ज़मीर की आवाज़ के बावजूद पार्टी की जो डायरेक्शन थी उससे इनराफ़ नहीं किया, पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक वोट दिया। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर ये रिमार्क दिए कि बलोचिस्तान असम्बली में एक ऐसा रुकन था जिसने पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, इनराफ़ करने पर वो डी सीट हुए और आज भी वो सियासी शख्सियत जो है वो सेनेट में बतौर सेनेटर मौजूद हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा क्या तारीख़ में किसी रुकन के ज़मीर के मुताबिक इनराफ़ करने का कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि किसी रुकन ने ज़मीर के मुताबिक जो है वो पार्टी डायरेक्शन से इनराफ़ किया हो। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने मज़ीद ये कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि इनराफ़ करना ठीक है, आइन में तो इनराफ़ को गलत कहा गया है। मंसूर अवान ने दलाइल में कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर जो इनराफ़ करे उसकी सज़ा तो डी सीट होना मंसूर अवान ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर जो इनराफ़ करे उसके लिए तो डी सीट होने की सज़ा काफ़ी है, लेकिन जिसने पैसा लिया हो और माली फ़ायदा हासिल करके पार्टी पॉलिसी से इनराफ़ किया हो तो उसके लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि अगर किसी के ज़मीर के मुताबिक मामला नहीं है तो वो इस्तीफ़ा दे दे, ज़मीर की बात है तो इनराफ़ ना करें, इनराफ़ करने से बेहतर है कि ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दे दिया जाए। जैसे मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि इनराफ़ करने वालों के लिए अवाम बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी लोटे के लफ्ज़ की तरफ उनका इशारा था और उन्होंने कहा कि मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुनर्रफ़ अरकान रेस्तोरान में जाते हैं, लोग उन पर आवाज़ें कसते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के इन रिमार्क्स पर मंसूर अवान ने कहा कि मुनर्रफ़ रुकन ने आखिरकार अवाम के पास ही जाना है, फैसला तो अवाम को ही करना होगा। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 63 को आर्टिकल 17 के साथ 17(2) के साथ मिलाकर क्या पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 17 की ज़ैल शेख 2 जो है वो सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ की बात करती है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए
उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि मुझे पार्लियामेंट में बुलाया गया है, वहाँ पर किसी मामले के ऊपर मैंने मीटिंग में शिरकत करना है। तो चीफ साहब ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इनसे पूछा कि क्या आप इस मामले पर हमारी कोई मामलत करेंगे। तो अशतर साहब ने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन पीर मंगल को मैं अदालत की मामलत कर सकूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने अशतर साहब से कहा कि आप पीर के रोज़ जो कानूनी सवाल अदालत के सामने आया है, जो बहुत बड़ा अहम है, और ऐसे मामलात पर कहाँ पर हमने लाइन खींचनी है, यानी मुनर्रिफ अरकान से मुतल्लिक कहीं हमें लाइन जो है वो ड्रा करना होगी, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। तो पीर के रोज़ आप इस सदारती रेफरेंस के मामले पर हमारी मामलत करें। इसके बाद चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जिसमें चीफ साहब का यह कहना था कि क्या आर्टिकल 63A की तशरीह इस अंदाज से कर सकते हैं कि जिससे मुल्क में सियासी और कानूनी इस्तेहकाम आए। चीफ साहब ने कहा कि क्या आइनी तशरीह में पार्टी सरबराह को तमाम सवाबदीदी अख्तियारात की इजाज़त होनी चाहिए। पार्टी सरबराह चाहे तो मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, पार्टी सरबराह चाहे तो मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना का जो इरादा है उसको तर्क कर दे। हमारे सियासी निज़ाम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, हिजान, दबाव और अदम इस्तेहकाम मौजूद है। चीफ साहब ने कहा कि अदालत ने फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ैसला करना होता है। हज़ारों मुकदमात अदालतों में पड़े हैं। और अशतर साहब ने फिर यहाँ पे कहा कि अदालती बहस से किसी न किसी सिमत का तो तयन हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक नुक्ता बहस ये भी है कि क्या मुनर्रिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा। चीफ साहब ने फिर ये रिमार्क्स दिए, और ये भी बड़े अहम थे कि हर मामला अदालत में आ रहा है, हम यहाँ बैठे हैं जमातों के आपस के अंदरूनी मामलात को हल करने के लिए। यानी चीफ साहब का इशारा था कि ये जो मामलात हैं ये पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। मंसूर अवान ने कहा कि आइन ज़मीर के मुताबिक अरकान को वोट देने का हक देता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल को कमरे अदालत से पार्लियामेंट हाउस जाने की इजाज़त दे दी गई। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सियासी जमात का एक डिसिप्लिन होता है जिसका होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपकी दलील को तस्लीम कर लें कि ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक है, तो फिर जो सियासी जमातें हैं और जो सारा सिस्टम है सियासी पाकिस्तान का, वो सिस्टम तबाह हो जाएगा। पार्टी डिसिप्लिन नहीं होगा तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में कियाओस पैदा होगा, ये यानी इसमें इंतशार पैदा होगा। जैसे इजाज़ुल ऐसे ने कहा कि आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातों के भी हकूक़ हैं। सियासी जमातों के हकूक़ आर्टिकल 17 और 63A की मौजूदगी में कहाँ पर जाकर ये हकूक़ जो है वो इनका ब्रेकअप हो जाता है। मंसूर अवान ने कहा कि अगर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होती है तो जमात अपनी सीट वापस ले लेती है, मुनर्रिफ रुकन अपनी सीट से महरूम हो जाता है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1973 के आइन में कानून साज सिस्टम को मुस्तहकम करना चाहते थे। 1985 में आर्टिकल 96 को ख़त्म कर दिया गया। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में यह करार दिया कि इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होने चाहिए, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं उनके हकूक़ भी होते हैं। चीफ साहब ने कहा कि इसके बाद आर्टिकल 63A को आइन में मुतारफ़ करवाया गया कि आर्टिकल 63A को महज एक रस्मी आर्टिकल समझ लें। क्या आर्टिकल 63A सियासी जमात के बुनियादी हकूक़ भी इसके साथ मुंसलिक हैं? क्या आर्टिकल 63A को महज एक रस्मी आर्टिकल समझा जाए, या ये अदालत आर्टिकल 63A को कोई इफेक्ट दे सकती है, या आर्टिकल 63A का कोई इफेक्ट होना चाहिए? इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुतल्लिक भी एक आर्टिकल आइन के अंदर मौजूद है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और यह यहाँ पर मुनर्रिफ अरकान की सज़ा को बढ़ाने का जो है वो कहा जा रहा है। और फिर इसके बाद अदालत ने मंसूर अवान से कहा कि आज आपके दलाइल जो है वो ख़त्म हो गए हैं, अगर आप मज़ीद दलाइल देना चाहते हैं तो आइंदा समात पीर पर आपके पास कोई मवाद है, कोई नुक्ता है तो अदालत के सामने आप रख सकते हैं। और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वकील मुस्तफ़ा रमदे को अपनी तहरीरी गुजारिश, चूँकि वो आज कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, उनके दलाइल की बारी आई, तो उनके असिस्टेंट से कहा कि आप तहरीरी गुजारिश जो है आइंदा समात पर जमा करवा दें। तो लिहाजा आज की समात को आइंदा हफ्ते पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है।